नमस्कार बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर से। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 10 के हेलो एल्केन और हेलो एरीन के संदर्भ में चर्चा करेंगे और हम जान पाएंगे कि वास्तव में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं तथा उनके अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जान पाएंगे। हम यह जान पाएंगे कि वास्तव में हमारी दैनिक जीवन में रसायन अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के समीकरणों के माध्यम से हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। सबसे पहले हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि रासायनिक दृष्टि से हेलो एल्केन की 3 अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन्हें हम अंग्रेजी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है विलोपन अभिक्रियाएं। दूसरा प्रकार है विलोपन अभिक्रियाएं, जिन्हें हम एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, तो इसे हम अंग्रेजी में रिएक्शंस विथ मेटल्स भी कहते हैं। आप लोग अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक में यदि चाहेंगे तो देखेंगे तो ये पाएंगे कि हेलो एल्केन की अभिक्रियाओं को निम्न 3 भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो हम आरंभ करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वास्तव में ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा अर्थात एक क्रियात्मक समूह का दूसरे क्रियात्मक समूह के द्वारा एल्किल मूलक से जुड़े होने पर भी प्रतिस्थापन हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से ये अभिक्रियाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिन्हें हम बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN2 या SN2 के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसे हम मोनोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जिसे हम मोनोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 के नाम से जानते हैं। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की इन दोनों अभिक्रियाओं को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे के स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात SN2 अभिक्रियाएं। यदि आप ये देख रहे हैं स्लाइड में तो यहाँ लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन। मिथाइल क्लोराइड प्राथमिक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। अब हम जानते हैं कि मिथाइल क्लोराइड प्राथमिक प्रकार का एल्किल हैलाइड है तथा हाइड्रोक्साइड आयन बॉन्ड OH जो ऋणात्मक प्रकृति का होता है की अभिक्रिया, जिसमें मेथेनॉल और क्लोराइड आयन बनता है, द्वितीय कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों को निर्भर करता है। एक अभिकारक हमारा होता है मिथाइल क्लोराइड और दूसरा अभिकारक होता है हाइड्रोक्साइड आयन। अतः हम कह सकते हैं कि द्विआण्विक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करने वाली अभिक्रियाएं हैं। साथ ही इसमें दोनों अभिकारक मिथाइल क्लोराइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड हाइड्रोक्साइड के आयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप मेथेनॉल और क्लोराइड आयन बनता है। हम ये पाते हैं कि जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें क्रियाविधि कैसी होगी। इसी क्रियाविधि को जानने के लिए हम प्रयास करते हैं इस स्लाइड को देखने का। द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।
जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल OH मोनोनेगेटिव, इसे हम नाभिक स्नेही कहते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही कहते हैं जब किसी एल्किल हैलाइड अर्थात मिथाइल क्लोराइड पर अभिक्रिया करने के लिए आक्रमण करता है तो उसमें एक मध्यवर्ती अस्थायी बनता है। इसे हम अभिक्रिया मध्यवर्ती भी कहते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती वास्तव में अभिक्रिया का संक्रमण अवस्था को दर्शाती है। जब कभी एक कार्बन परमाणु से एक तरफ OH मोनोनेगेटिव आयन और दूसरी तरफ क्लोराइड मोनोनेगेटिव आयन अर्थात OH एकल ऋण विद्युतीय आयन और क्लोराइड एकल ऋण विद्युतीय आयन दोनों ही जुड़े रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में कार्बन की 5 संयोजकताएं परिलक्षित होती हैं जो तुरंत ही विघटित होकर एथाइल अल्कोहल बनाते हैं और क्लोराइड आयन को मुक्त करते हैं। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि को नीचे भी रेखाचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर एक OH आयन है, ये एक मिथाइल क्लोराइड पर आक्रमण करता है और यह मध्यवर्ती का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल बनता है और क्लोराइड आयन निकल जाता है। चूंकि यह क्रिया मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मध्यवर्ती प्रयुक्त होता है वो वास्तव में एक न्यूक्लियोफाइल है OH, जिस पर ऋणावेश पाया जाता है। आगे देखें, अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यह दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। तो हम ध्यान दें, यह अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, एल्कोहल आदि में संपन्न होती है, अर्थात हमें जल और एल्कोहल जैसे विलायक की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का या प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और तीसरी बात है, यह अभिक्रिया मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है, तो इसमें भी अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही मध्यवर्ती भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। तो हम और अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इस स्लाइड पर देखें। सबसे पहले ये गौर करें, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का किसी विलायक में मंद गति से वियोजन होता है, फलस्वरूप एक एटायन या कार्बोकेटायन कहते हैं और एक ब्रोमाइड ऋणायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन और हमारा नाभिक स्नेही OH नेगेटिव तीव्रता से जुड़कर तृतीयक अल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह अभिक्रिया 2 पदों में हो रही है। यह अभिक्रिया 2 पदों में हो रही है और रासायनिक बलगतिकी की प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसके मुख्य रूप से आधार केवल एक ही अभिकारक होता है, जिसे हम तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं। अतः तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से तृतीयक अल्कोहल का बनना एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अब हम चर्चा करते हैं जो कक्षा 12वीं के लिए 4 अंक का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर लें और इनमें मुख्य बिंदु सबसे पहले हम अभिक्रिया का नाम लिख देंगे। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि इसमें यह अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तीसरे में हम ये बात कर सकते हैं कि यह प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किस प्रकार के हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड पर प्रभावी रूप से अपना प्रभाव डालती है। और अंतिम रूप में हम एक एक उदाहरण से 4 अंतर को प्रकट कर देंगे। आप देखें, अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में भी यदि आपके पास कोई अन्य पुस्तकें हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी विगत स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश की है कि हम SN2 और SN1 में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के आधार पर इसे भिन्नित कर सकते हैं। तो आप लोग कृपया करके अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में निश्चित रूप से
SN1 और SN2 या द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एवं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारे पास अगली अभिक्रिया होती है दूसरे प्रकार की, उसका नाम है विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाओं को अंग्रेजी में एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। विलोपन का अभिप्राय है विलोपित हो जाना, हट जाना। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। फलस्वरूप एक एल्कीन उत्पाद बनता है, इसे विलोपन कहते हैं। आप गौर कीजिएगा कि अल्फा कार्बन किसे कहें और बीटा कार्बन किसे कहें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक एल्किल मूलक होता है, एक क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए निकटवर्ती कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बाद समीपवर्ती अर्थात अगले कार्बन को हम बीटा कार्बन के नाम से संकेतक करते हैं, पुकारते हैं। तो हम ये देखें कि जब कभी हमें विलोपन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलीय विलयन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एल्कोहलीय विलयन के साथ KOH को गर्म करने पर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित रूप से एक साथ विलोपित हो जाते हैं। फलस्वरूप दोनों कार्बन पर एक एक संयोजकताएं मुक्त रहती है जो परस्पर जुड़कर द्विबंध का निर्माण करती है और एल्कीन बनता है, जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब हम देखें कि विलोपन अभिक्रियाओं में हेलो एल्केन CH3CH2X की संरचना दिखाई गई है। CH3CH2X में कार्बन की चारों संयुक्ताएं आपस में कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या हेलोजन परमाणु के साथ संतुष्ट होती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका कार्बन जो कि हेलोजन परमाणु से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके निकटवर्ती अगले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। जब हेलो एल्केन के इस अणु को अर्थात इथाइल हैलाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलीय विलयन में मिश्रित करते हैं, घोलते हैं और धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन का हेलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु परस्पर संयोग करके HX के रूप में पृथक हो जाते हैं और एक अल्फा कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता और एक बीटा कार्बन की संयोजकता मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो आपस में जुड़कर द्विबंध का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया विहाइड्रो हेलोजिनीकरण कहलाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। अतः इस अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। कक्षा 12वीं के परीक्षा की दृष्टि से इस अभिक्रिया का भी काफी महत्व माना जाता है और यह प्रश्न पूछा जाता है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में गर्म करते हैं, तो आपका उत्तर होगा एल्कीन बनते हैं और इस अभिक्रिया को आपको वहां पर स्पष्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आगे चलते हैं हम। अब इसी बीच में हमें एक और बात ध्यान देनी है कि जब कभी विहाइड्रो हेलोजिनीकरण होता है तो विहाइड्रो हेलोजिनीकरण में सेटजेफ के नियम का पुष्टि होती है। सेटजेफ का नियम कहता है विहाइड्रो हेलोजिनीकरण के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से बनता है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। अर्थात विहाइड्रो हेलोजिनीकरण के फलस्वरूप
वह एल्कीन मुख्य रूप से बनता है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। आगे हम इसका विस्तार से वर्णन कर सकेंगे। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि विलोपन अभिक्रिया का सेटजेफ का नियम, विलोपन अभिक्रिया के सेटजेफ का नियम इस बात की पुष्टि कर रहा है कि एक अणु है जिसका नाम है 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन 2-ब्रोमोपेंटेन को जब कभी हम अल्कोहल के KOH विलयन में या अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में धीरे धीरे गर्म करते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जिसमें प्रमुख उत्पाद उस कार्बन परमाणु का होता है जहां पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है, जबकि दूसरे भाग में अल्प मात्रा में उत्पाद बनते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या द्विबंध की स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। ये द्विबंध की स्थिति दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर द्विबंध की स्थिति पहले और दूसरे बंध के बीच, दूसरे कार्बन के बीच में दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2-ब्रोमोपेंटेन के परिणाम स्वरूप 2-ब्रोमोपेंटेन के अल्कोहल KOH के विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर दो उत्पाद बनते हैं। एक उत्पाद मुख्य मात्रा में प्रबल मात्रा में बनता है जिसका नाम है पेंटेन 2-ईन, जबकि दूसरा उत्पाद पेंटेन 1-ईन बनता है। इस प्रकार सेटजेफ के नियम के अनुसार इस विलोपन की अभिक्रिया में दो उत्पाद बनते हैं, एक की मात्रा अधिक और एक की मात्रा कम होती है, जिससे हम साधारण सी रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक भी कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया देखें तो एल्किल हैलाइड की अगली अभिक्रिया होती है धातुओं से क्रिया। यह भी हेलोएल्केन का एक विशिष्ट गुण है। हेलोएल्केन कुछ क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम जैसे धातुओं के साथ संयोग करके धातु कार्बन बंध या कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। अर्थात हेलोएल्केन कुछ ऐसी धातुओं से संयोग करके परस्पर जुड़कर कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के यौगिकों को हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, जिसे हम हमारी कार्बनिक रसायन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। कार्बधात्विक यौगिकों का मुख्य और उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बधात्विक यौगिक है, जिसमें मैग्नीशियम परमाणु केंद्र में होकर कार्बन से चारों ओर से घिरा होता है और एक कार्बन मैग्नीशियम बंध बनाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी कार्बधात्विक यौगिक का उदाहरण है, जिसमें मैग्नीशियम के स्थान पर लोहा या आयरन का परमाणु पाया जाता है, जो चारों तरफ से कार्बन परमाणु से कार्बन और आयरन या लोहे के बीच में बंध बनाता है। अतः कार्बधात्विक यौगिकों का उदाहरण तीन रूप से देखने को मिलता है। एक है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे बात किया पादपों में पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक भी कार्बधात्विक यौगिक है, जिसका केंद्रीय धातु परमाणु मैग्नीशियम होता है। और इसी प्रकार जब कभी हम देखें तो हीमोग्लोबिन में भी, अर्थात मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त का वर्णक, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन में भी आयरन धातु परमाणु अपने चारों तरफ कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है और कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वास्तव में विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया और आधुनिक रसायन विज्ञान में इस यौगिक से अनेकों प्रकार के अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। अतः इसका संश्लेषण में, प्रयोगशाला में, औद्योगिक स्तर पर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, अर्थात
विभिन्न प्रकार के यौगिकों के आरंभन में, मध्य में या अंत में इसका उपयोग करके रूपांतरण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक उपकरण साबित हुआ है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये RMgX जो दिखाई दे रहा है, ये RMgX जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर यदि हम एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया करते हैं तो बने हुए मध्यवर्ती उत्पाद का अंत में कीटोन में रूपांतरण हो जाता है, और यदि हम इसका ऑक्सीजन के साथ अभिकृत करते हैं तो यह अभिक्रिया पहले अम्ल बनाती है और फिर उसके बाद एल्कोहल का निर्माण करती है। RMgX अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को उपयोग करके हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, हम उच्च एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, अन्य हेलोजन से क्रिया करके हम एल्किल हैलाइड पुनः बना सकते हैं। और यहाँ पर RSH मतलब होता है थायो एल्कोहल, और RSR इसे हम कहते हैं थायो ईथर, अर्थात थायो एल्कोहल और थायो ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इस चार्ट से आपको समझ आ पा रहा होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों के निर्माण में प्रबलता से करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने बात योग्य यह है कि अब जब कभी आप एल्कोहल और आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के महत्व को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, जो धातुओं के साथ अभिक्रिया पर है। जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक संयोजी धातु जैसे सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं और सोडियम हैलाइड अर्थात सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयोडाइड पृथक हो जाते हैं। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम देखें, जब एल्किल हैलाइड पर RX एल्किल हैलाइड का एक अणु, XR' एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु धातु परमाणु के दो कणों के साथ परस्पर संयोग करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत होकर उच्च एल्केन को बनाते हैं। अर्थात यहां से एक सोडियम और एक X और यहां से एक सोडियम एक X, अर्थात दो सोडियम दोनों X के साथ जुड़कर दो सोडियम हैलाइड का निर्माण करते हैं और उच्च एल्केन प्राप्त होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इस अभिक्रिया में जब कभी हम देखें तो दो अणु इथाइल क्लोराइड के लिए जाते हैं और दो सोडियम परमाणु से क्रिया करते हैं, फलस्वरूप C4H10 उच्च एल्केन एंड ब्यूटेन प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड का अणु पृथक हो जाता है। तो वुड्स अभिक्रिया में हमें देखने को मिलता है कि जब कभी दो एल्किल हैलाइड के अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत होते हैं तो उच्च एल्केन का निर्माण करते हैं और सोडियम हैलाइड पृथक हो जाता है। इसी प्रकार वुड्स अभिक्रिया के तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं। वुड्स फिटिक अभिक्रिया, पहली है वुड्स अभिक्रिया, दूसरी है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। इसमें एक एरोमेटिक हेलो एल्केन अर्थात हेलो एरीन, एक एलिफेटिक हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हैलाइड पृथक हो जाता है और एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। जैसा कि नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लोरोबेंजीन की जब कभी हम मिथाइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड के दो अणु पृथक हो जाते हैं और टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन बनता है। अर्थात जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा प्रकार है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में जब हेलो एरीन के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो डायफेनिल बनता है। अर्थात जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
ये एक हेलोएरीन, ये 2 सोडियम परमाणु ईथर की उपस्थिति में दोनों सोडियम परमाणु दोनों हेलोजन परमाणुओं के साथ सोडियम हैलाइड बनाते हैं। और इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु 2 सोडियम परमाणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड को पृथक करते हैं और डायफेनिल का निर्माण करते हैं। अर्थात वुड्स अभिक्रिया नंबर 2, वुड्स फिटिक अभिक्रिया नंबर 3, फिटिक अभिक्रिया, तीनों ही वुड्स अभिक्रिया के 3 रूप हैं। तो वुड्स अभिक्रिया में केवल एक अर्थात हेलो एल्केन की बात होती है, जबकि वुड्स फिटिक में एक अणु हेलो एल्केन का, एक अणु हेलो एरीन का होता है, तथा फिटिक अभिक्रिया में दोनों अणु हेलो एरीन के होते हैं, फलस्वरूप उच्च एल्केनों का निर्माण करते हैं। अब हम देखें कि हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उस पर थोड़े से अभ्यास प्रश्न होंगे। जैसा मैंने आपसे बताया कि यह 4 अंक का अध्याय है, इसमें कुछ इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के साथ हमें समीकरण व्यक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जब कभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे तो रासायनिक समीकरण के बिना हमारी उत्तर या हमारी समीकरण अधूरी मानी जाएगी। तो इसमें ए लिखा है फिटिक अभिक्रिया, मैंने बी दिया है विलोपन अभिक्रिया। इस प्रकार आप अन्य प्रकार के अभिक्रियाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करके कुछ अभ्यास करके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से आप कार्बनिक यौगिकों का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके विषय पर समझ बढ़ती जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।